हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, वेलकम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लीगल पर्सनैलिटी से मुलाकात करवाने वाला हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में एडवोकेसी कोई रोल को इस तरीके से समर्पित कर दिया है कि इनका कहना है कि इनकी जो पहली शादी है वो वकालत से हुई है और दूसरी शादी के अंदर हस्बैंड सर का नंबर है जो आ रहा है। अब इन्हीं के मुंह से जानेंगे, हम इन्हीं के शब्दों से जानेंगे कि ये बात इन्होंने ऐसी कही तो क्यों कही और किस वजह से कही। नमस्कार वर्षा जी, थैंक यू सो मच कि आप लिंकिंग लॉ के इस प्लेटफॉर्म पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट को जो है वो शेयर करने आए और मुझे पूरा यकीन है कि आपके जीवन की जो बातें हैं वो डेफिनेटली हमारे इन यंग एडवोकेसी एस्पिरेंट को, जुडिशियल एस्पिरेंट को बहुत प्रभावित करेगी। First of all, thank you so much for being there at our linking laws. Thank you so much. In fact, I feel privileged कि हाँ सच में कुछ किया है, आपके साथ बैठने का ये मंच शेयर करने का मौका मिल रहा है। I think हाँ शायद लाइफ में कुछ अच्छा कर ही लिया है जो धनसुख पालीवाल के साथ में बैठने का मौका हमें मिल रहा है। ये आपका नहीं सर, प्लेटफॉर्म मैं आपको है ना सबसे शुरुआत में आप लोग कनेक्ट रहेगा। इधर देखिए, जो बातें मैं आपको भी कनेक्ट करने वाला हूं ना उनको इमेजिन करिएगा। 14 साल पहले, अभी 2026 चल रहा है, 2012 की बात मैं बता रहा हूं। हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल्स का ये दुर्भाग्य कह दीजिए कि जो वहां पे जितने भी गर्ल्स पढ़ाई करती थी उनके लिए सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती थी। उस समय एक मामला आया था, वर्षा बिस्सा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2012। मैं सबसे पहले आपसे उस स्टोरी के बारे में जानना चाहता हूँ। दिस इज समथिंग जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब थी। शुरुआती दौर में आप जब वकालत में आते हैं तो हर बार हर जना एक मोटिव लेके आता है और मेरा मेंस या कहूं या मोटिव कहूं वाज ऑलवेज देयर कि मुझे बाय मीन्स ऑफ एडवोकेसी, बाय मीन्स ऑफ लॉ किसी ना किसी की मदद करनी है, किसी ना किसी कम्युनिटी को हेल्प करना है। आई वॉन्टेड कि मेरा ये लॉ या हमारे देश का कानून बाय मेरी मदद से किसी न किसी को हेल्प कर सके। एंड इसी दौरान जब मैं जोधपुर की गलियों में छोटे छोटे एरियाज में गई, तब नट बस्ती करके एक एरिया है, छोटे रातानाडा एरिया से, वहां पे स्कूल्स में जाने का मौका मिला तो मुझे पता चला कि गर्ल्स आर नॉट इवन ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी भी नहीं पी रही है कि शायद वॉशरूम जाना पड़े। और इस वजह से कई बार गांव में भी ये स्थिति हो रही थी कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी उनको रोक दिया जाता था। क्यों? क्योंकि टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है। दैट पिंच्ड अ लॉट टू मी और उस वजह से मैंने ये PIL फाइल की थी, वर्षा बिस्सा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। एंड थैंक्स टू द कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की हेल्प से हर उस स्कूल में आज की डेट में फैसिलिटीज काफी बेटर हैं। उस समय वॉशरूम्स बनवाए गए, ईच एंड एवरी फोटोग्राफ वाज प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट एंड टिल डेट दैट ऑर्डर स्टैंड्स कि आपको कंप्लाई करना है। इनफैक्ट रिसेंटली अभी हमें पता चला है, न्यूज़पेपर्स में भी आया है कि अगेन देयर आर सम स्कूल्स जहां पर ये प्रॉब्लम वापस क्रिएट हो रही है। तो माय ऑफिस इज अंडर प्रोसेस कि वी आर अगेन गोइंग टू रेज दिस इशू वेरी सून। That's really great। तो वो कहते हैं ना कि जब कोई मांझी पहाड़ चढ़ जाता है और उससे पूछा जाता है कि कैसे चढ़ा, तो बहुत ही कम शब्दों के अंदर अपनी यात्रा को बयां कर देता है। वर्षा जी ने भी शायद इसी बात को फॉलो कर रखा है, लेकिन मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी नोटिस किया। मतलब गर्ल्स, लड़कियां जब स्कूल जा रही हैं तो वो पानी इसलिए नहीं पी रही है क्योंकि वापस जब उनको यूरिनेटिंग कर रहेगा या जो भी रहेगा, टॉयलेट वहां तो है नहीं, तो उस केस में उनको दिक्कत हो जाएगा। कई गांव वगैरह जो लड़कियों को जो एक प्यूबर्टी की एज अटेंड कर चुकी है उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। और क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि वहां पे टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। तो सुनने को तो एक छोटा सा मुद्दा लगता है कि क्या है, लेकिन वाकई में नेसेसिटी की बात करें तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था। और वर्षा जी बिस्सा ने 2012 के अंदर इस पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को रिप्रेजेंट किया था, और सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं किया बल्कि कोर्ट से उसके डायरेक्शन है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये वही जजमेंट है जिसमें वर्षा जी बिस्सा ने क्या किया था, राजस्थान हाई कोर्ट से इस फेवर के अंदर जो क्या किया था, एक जजमेंट है जो डिलीवर कराया था। दैट्स रियली हेड्स ऑफ फॉर यू वर्षा जी कि आपने जेन्युइन कंसर्न को लेकर इस चीज के अंदर अपना पार्टिसिपेशन है जो दिखाया। वर्षा जी, आपने LLB कौन से ईयर में कंप्लीट किया था? सर माय LLB वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 2011। 2011? जी सर। तो 2011 कंप्लीट किया, 2012 के अंदर ही कूद पड़े इसके अंदर कि मतलब ये मुझे ऐसी चीज को लेकर गो हेड करना है। So this is how, इसका एक बहुत कॉमिक एलिमेंट है। टू बी वेरी फ्रैंक, गर्ल्स होती हैं अपने पेरेंट्स से वगैरह से बहुत इतनी क्लोज होती, शायद कोई नहीं होती क्लोज, अपने फादर से कम क्लोज होती है, वट एवर इट इज, बट जनरली देखा जाता है कि कोई दिल की बात होती है या कुछ बात होती है तो वो सिर्फ अपनी मदर से शेयर करती है। गर्ल्स दे आर कंफर्टेबल
आई वॉज एन एक्सेंट्रिक वन। मैं पहले से ही टॉम बॉय थी और सिटी के अंदर हमारा इनिशियली मकान हुआ करता था और थैंकफुली लकी टू हैव माय फादर वाज आल्सो अ लॉयर। और जब वो वकील थे तो अपने स्कूटर पे निकलते थे और गाउन कंधे पे डाल के और निकलते थे और पीछे पीछे हम दौड़ते थे और साइकिल चलाते हुए मुझे भी सब लोग पीछे से कहते ओ वकील साहब वकील साहब वकील साहब। तो शायद फ्रॉम द एज ऑफ 3 मुझे ये पता था कि मेरे पास में अगर दूसरा नाम है तो वो वकील ही है, तो मुझे बस करना है अपन तो वकील ही है। एंड मेरा देखना में होता था तो भाइयों वगैरह के साथ में कार्टून देखते थे वगैरह, तो उस समय बैटमैन आता था तो वो ब्लैक कलर की केप होती थी उसकी पहनी हुई। और जब पापा घर आते थे तो केसेस जीतते थे करते थे या कोई क्लाइंट्स आके धन्यवाद देते तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा भी यार बैटमैन है, केप लगा के जाते हैं, बस वो कंधे पर रहती है, क्यों पहना हुआ तो कभी देखा नहीं था हमने, लेकिन कंधे पे लेके जाते हैं कहीं जाते हैं और फिर वो पहन के केप और सबको बचाते हैं, तभी तो लोग थैंक यू कहते हैं उन्हें। And then I realize, and that's so true, कि we the advocates are the social doctors। ये जो सोसाइटी है, जब जब किसी न किसी बुराई ने ज्यादा पर फैलाए है तो PIL के माध्यम से कोर्टों ने सुमो मोटो लेकर और इन बुराइयों को कर्ब करने की कोशिश की है। मतलब बचपन से ही आपको ये इन्वायरमेंट उस वीकेंड देखने को मिल गया था तो आपने डिसाइड कर दिया था। अच्छा, ये अपने वर्ड टॉम बॉय के मतलब क्या मैं समझ नहीं पा रहा क्या होता है इसका मतलब? टॉम बॉय इन सेंस वो लड़कियां जो लड़कों की तरह बड़ी हुई होती हैं, मतलब उनके पेरेंट्स उनको ये फील नहीं कर रहा था कि तुम लड़की होगी, वो काम करना है तो कर ना, चाहे बोलिए हाँ वो। एंड इन फैक्ट दैट वाज अ फैक्ट कि क्योंकि आई वॉज द मिडिल चाइल्ड, मेरी एक एल्डर सिस्टर है, एक यंगर सिस्टर है ना, यंगर ब्रदर, तो वो दोनों बहुत छोटे थे और दीदी बड़े थे। एंड आई वॉज लाइक अपने को तो घूमना ही है, तो इनफैक्ट टिल माई मैरिज ऑल्सो चावल खरीद के लाना आई वॉज न्यू के तिबार वाला होता है, लंबा लॉन्ग रेन अच्छा होता है, बट बनाना मुझे नहीं आता था। आई यूज्ड टू रोम अराउंड, कहीं घूमना करना। इन शॉर्ट में कह सकता हूँ आपने अपनी लाइफ को जो है ना वो एक इनिशियल गर्ल्स के जो ट्रेडिशनल जॉब होते हैं उनके प्रति डेडिकेट नहीं किया सर, बिल्कुल। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन शख्स का आपने भी जिक्र किया है जो स्कूटर पे, दो पहियों के स्कूटर पे जाते थे, यहाँ पे कंधे पे गाउन डाल के स्कूटर पे जाना, वहां पे केस को प्लीड करना, फाइट करना, ये वही अधिवक्ता साहब हैं जो आगे जाकर हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी रहे और उसके रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने खुद को रिटायर नहीं किया। राज्य सौभाग्य है कि वो जो पहली जनरेशन थी उनके साथ भी मुझे इसी तरीके से कुछ ज्ञान के टॉपिक पर बातचीत करने का सौभाग्य मिला था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जब मैं उत्कर्ष क्लासेस के अंदर जुडिशरी के सेगमेंट को डील किया करता था तो मैंने एक एपिसोड चलाया था लीगल बात, तो वहां पर मुझे सर के साथ में इस तरह डील को करने का सौभाग्य जो मिला था। और सेकंड जो चीज है वो आज आपके साथ में, मैं इसको अपना सौभाग्य ही समझूंगा। तो क्या हुआ था जब सर राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष थे तो बाड़मेर के अंदर क्या ढाणियां हुआ करती है अलग अलग एरिया में, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर। तो उस समय एक राजस्थान SI का मैंने बैच पढ़ाया था, तो वहां की कुछ बच्ची थी, उसका मेरे पास में रात को लगभग 10:30 11 बजे फोन आता है। मतलब इस तरह से उन्होंने मैसेज किया था टेलीग्राम वगैरह पे, बोला कि सर ऐसी स्थिति है और सामने वाले अभी रात को आने वाले हैं और सर या तो वो मेरे को जिंदा जला देंगे, जबरदस्ती मेरे को लेके चले जाएंगे। एट दैट टाइम मैंने हमारे जो सर हैं उनको मैसेज किया था, आपके पिताजी की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनरेबल गोपाल कृष्ण व्यास जी सर को एक मैसेज किया। मैंने कहा सर ये अर्जेंसी है एंड यू विल सरप्राइज टू नो, सर ने वही मैसेज तुरंत बाड़मेर के SP को फॉरवर्ड करवाया और बोला आई नीड इमीडिएट एक्शन। और मैं यकीन, मतलब मुझे लिए बात बहुत सरप्राइजिंग है कि 12 बजे उस बच्ची को सेफली उसमें बचा लिया गया था। तो जिस पिता ने इस तरीके से अपनी जिंदगी बिल्कुल डाउन से स्टार्ट करके आगे तक पहुंची है, उनकी बिटिया के साथ बात कर पा रहा हूं मैं, और वो भी एक अधिवक्ता साहिबा के रूप में, दैट्स रियली ऑनर फॉर मी। This pleasure is all mine, sir. वर्षा जी, कई सारी बातें मुझे आपसे जाननी भी है। सबसे पहले, बीइंग अ गर्ल, इनिशियल जो एडवोकेसी होता है उसमें कौन कौन से शुरुआती चैलेंजेस थे जो आपने वहां पे महसूस किए? सर, शुरुआती चैलेंजेस में सच कहूं तो अगर आप मुझसे कोई सॉफ्ट स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कोई अबला नारी और ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत पिक्चर क्लियर करना चाहती हूँ सबके आगे ये चीज कि हम एज अ फीमेल एडवोकेट्स, समस्या ये नहीं है कि हमें कोर्ट रूम्स में कोई दिक्कत आती है, हमारी समस्या होती है वो घर की दहलीज से लेके कोर्ट प्रीमाइसेस तक आने की, और उसमें हमारे मदद हम खुद ही कर सकते हैं। कोर्ट प्रीमाइसेस में आने के बाद आज 16 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, नेवर हैव आई वंस, एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी कोई कमेंट हुआ हो या जितनी
डांट फटकार या कोर्ट से फीडबैक एक मेल एडवोकेट को मिलता था, उतना ही हमें मिला है। जितनी देर उन्होंने अपने ऑर्डर्स का इंतजार किया है, हमने भी किया है। 7:30 बजे तक कॉपिंग सेक्शन के स्टाफ जब तक नहीं जाता है, अगर ऑर्डर शीट हमें इमीडिएटली चाहिए तो वो वेट करते हैं, वैसे हमने भी वेट किया। देयर इज नो डिफरेंस। मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, देयर इज नो सच जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नेवर, एटलीस्ट आई कांट से अबाउट what happened 30 साल पहले, 50 साल पहले क्या हुआ सर, I don't know. And but I was lucky enough, मैं बहुत लकी थी इस परसुएंस में। एटलीस्ट जब से मैं एंटर हुई, I had a wonderful experience of इतने अच्छे सीनियर्स, कलीग्स, there have been n number of मैं आपसे people। एक बहुत जेन्युइन चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब लिंकिंग लॉज पे हम लोग जुडिशियल सेगमेंट को डील करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यंग जुडिशियल एस्पिरेंट भी रहते हैं, तो उनमें कई बार कुछ फीमेल कंसर्न यही रहता है कि सर हम वकालत करना जाने दें, घर वाले हमको जाने नहीं देते, वो कहते हैं कि वहां का माहौल ठीक नहीं है। इस बारे में बीइंग फीमेल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हुआ है? नेवर, दिस इज अ ग्रेट अपलॉज, और ये बहुत रिस्पेक्ट से एक सल्यूट है हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान बार को एंड बार इन जनरल टू द जोधपुर बार इटसेल्फ। नॉट इवन फॉर वंस कभी किसी तरह की कोई उल जलूल हरकत या कोई कमेंटबाजी कभी नहीं हुई। ये मेरा पर्सनल मानना है कि इफ आप अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, अनटिल एंड अनलेस। देखिए एज सच तो राह चलते सड़क पे भी लोगों के साथ कुछ गलत हो जाता है। आप वकील कम्युनिटी को या एडवोकेट्स को आप यू कैन नॉट पॉइंट आउट कोर्ट रूम्स में हो सकता है। तो ये बात मैंने मैम से इंटेंशनली जाननी चाहिए। जितने भी फीमेल यंग लॉयर इस बात को, इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो अपने जीवन के अंदर अगर किसी रास्ते को हमने ही अंधेरे वाला मान लिया है तो फिर तो हम चलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट प्रोसीडिंग के तो ऐसा मैम ने बताया कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और अगर आपने किसी चीज को अंदर से मान लिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो कोई ऐसी हिम्मत कर भी नहीं सकता। करेक्ट मैम? एब्सोल्युटली करेक्ट। मैम दूसरा एस्पेक्ट जो आपसे जानना चाहता हूं कि एक यंग एडवोकेट शुरुआत के अंदर 2-3 साल चीजें ले लेता है, लेकिन आपके बारे में अगर बात कहूं, जैसे आपको कहीं कहीं जो है एक बैकग्राउंड मिला है ना, कि आपको आपके फादर का जो है अनुभव है जो मिला। अब इस चीज को हमें किस एंगल से सोचना चाहिए कि भाई आपको तो गॉड गिफ्टेड चीज मिल गई हुई है। ये बात हो सकता है आपने कमेंट्स कई बार सुने भी होंगे इस बात के कि भाई आपको तो बैकग्राउंड मिला हुआ है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से जस्टिफाई होता है? सर दिस हैज अ डार्कर साइड टू। मैं आपको बताना चाहूंगी, नेपोटिज्म की जितनी बात होती है ना, नेपोटिज्म का उतने ही आफ्टर इफेक्ट, डार्कर इफेक्ट्स भी होते हैं, एंड आई हैव सीन दोस। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत आसान रह गया या हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। ये एक बहुत टिपिकल सी बात है कि आपको पहली बार आपका काम, शायद मुझे पहला काम मेरा इस वजह से मिल गया होगा कि मैं किसी की बेटी हूं, बट दूसरी बार काम नहीं मिलेगा। Until and unless I deliver, जब तक मैं उन्हें न्याय नहीं दिलाती हूँ कोई दूसरी बार नहीं आएगा। पहला मौका आपको मिल जाएगा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा आपको। इनफैक्ट और हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, इतने स्टैंडर्ड्स हाई रेज कर दिए जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। इनिशियल इयर्स में मेरे पास में एक रिवीजन आई थी, सेक्शन 397 में रिवीजन होती है हमारे यहाँ पर। 397 की रिवीजन थी, वो नीचे से डिसमिस हुई और मैं मेरे सीनियर के पास में गई और मैंने कहा सर ये रिवीजन है, रिवीजन की अगेंस्ट आना है, रिवीजन की रिवीजन करनी है, साहब नीचे ऑर्डर मांगे। तो उन्होंने एंड ही वेरी कैजुअल, अरे पागल रिवीजन की रिवीजन थोड़ी होती है, यहाँ पर हाईकोर्ट ऑफ 482 में आओगे आप, एंड तुम्हें नहीं पता ये बात। एंड इट वाज अ प्रिक, मतलब मुझे खराब तो लगा, बट ठीक है ना, मैं भी तो यंग बच्ची थी। आई वाज इनफैक्ट 2 से 3 साल हुए थे मुझे वकालत को। बीइंग किसी सेकंड जनरेशन में, इनफैक्ट मैं ये सिर्फ एडवोकेसी के बारे में नहीं कहूंगी। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देखें, 100 ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स डेली लोग आते हैं जाते हैं, बट कोई सक्सेसफुल होता है, कोई नहीं होता है, कोई बात नहीं करता। बट आज अभिषेक बच्चन की बात होती है क्योंकि उसके फादर अमिताभ बच्चन है। जरूरी नहीं है कि अमिताभ बच्चन का बेटा ही अमिताभ बच्चन बनेगा। हमारे लिए बार वो ही सेट होता है, हम 10 पे 10 से हम एक्सपेक्ट किया जाता है। अच्छा, जबकि हम नहीं कर पाते। अब आपने एक बात बताई कि आपको आपके सीनियर डाटा कि अरे पागल रिवीजन का रिवीजन नहीं होता है, ये उसमें आपकी एज क्या थी? दैट वाज अराउंड आई वाज 24 राइट? 23-24। तो 23-24 साल में आपको डाटा किया, शायद इसलिए कि यार तुम जीके व्यास जी की बेटी हो, तुमको इतना भी नहीं पता। एग्जैक्टली। मतलब कई बार पहले से माइंडसेट बने हुए होते हैं कि भाई उनकी लड़की है तो इतना तो आना ही चाहिए, और जैसे आपने थोड़ा सा पुअर परफॉर्म किया, आप आउट। और एडवोकेसी एक परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोफेशन है। आपने कहा कि पहला केस तो मिल जाता है, बट पहला केस भी एंड तक अपने पास रहता है कि नहीं रहता है, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस मायने रखती है ना, क्लाइंट स्विच कर जाता है। डेफिनेटली।
तो ओवरऑल बात इतनी सी है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, नो डाउट कुछ इनिशियल एमिनिटी जरूर मिल जाती है, बट ओवरऑल अगर आपको टिके रहना है, आज आप जो है पिछले 15 सालों से 2012 से लेकर आज 2026 की बात हुई है, तो 15 सालों से आपने राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, ट्रायल कोर्ट के अंदर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो पीआईएल की मैटर वगैरह डील कर रखे हैं, दैट्स, तो ये अपने आप में एक प्रूफ है इस बात का कि आपने चीज को मेंटेन किया। वर्षा जी एक बात बताएं कि आपका जब विवाह, शुभ विवाह, शादी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो उस समय पहले से माइंडसेट था कि एडवोकेट से शादी करनी है? अच्छा, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि सर हमारे एडवोकेट हैं, इसी लाइन के अंदर है, यस और नो? एग्जैक्टली। विद ड्यू रेस्पेक्ट सर, मैं इस बारे में नहीं जानता था, तो मैंने कैसे कंफर्म कर लूं, मैम से कंफर्म कर लेते हैं। तो आपने पहले से प्लान कर रखा था कि लड़का मेरे को वकील ही चाहिए? यस सर, ये बड़ी कॉमिक सी सिचुएशन है। मतलब ये तो प्रूव हो जाता है कि लड़कियां पहले से प्लान करती है। ऑफ कोर्स वी आर वेरी गोल ओरिएंटेड। तो बहुत क्लियर था दिमाग में, क्यों, जैसे मैंने बताया 3 साल से मुझे ये पता था मैं वकील साहब हूं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं बात कर रही हूँ 2009-10 की, मेरी एल्डर सिस्टर है, उनकी सगाई हुई थी वगैरह, शी वाज अराउंड, उनकी शादी हो रही थी, तो उस दौरान बात आई, तो कोई इंजीनियर्स वगैरह के आए थे, एंड एज आई सेड आई वाज अ टाउन बॉय, तो मैंने, मेरे फादर ने आकर कहा कि अरे वर्षा के लिए कोई रिश्ता आया है इंजीनियर वगैरह। मैंने कहा नहीं नहीं पापा, कोई भी चलेगा, अपने तो वकील होना चाहिए, कोर्ट जाएगा तो मुझे भी साथ लेके जाएगा। एंड दिस वाज, ही लाफ्ड अ लॉट, बट देन ही मेड श्योर, और ऐसा वकील ढूंढ कर लाए वो कि मेरे दादी ससुर, मेरे ससुर, मेरे जेठ, मेरे देवर, मेरे घर में 50 वकील है। तो ही वाज लाइक, जो मांगा उन्होंने छप्पर फाड़ के दिया मुझे। इट वाज नाइस। एडवोकेसी से अब आपका नाता जुड़ चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि लिंकिंग लॉ के साथ थर्ड जनरेशन की जो मुलाकात होगी, सेकंड जनरेशन हमारे सामने बैठे ही हैं, जब थर्ड जनरेशन होंगे तो वो भी एडवोकेसी की लाइन में ही जाते हुए मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। मैम, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, आप अपनी लाइफ में एडवोकेसी के प्रति सीरियस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपने एक सपना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को अचीव करने का भी देखा था, राइट? और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय एक ऐसी सिचुएशन बनी थी कि आपके पास अच्छा खासा एडवोकेसी का अनुभव होने के बावजूद भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडीजे। वो लीगल स्टोरी क्या थी, और उसका आज के तारीख में क्या बाकी कैंडिडेट्स के लिए इंपैक्ट है, आप बताएं मैम। एक्चुअली सर, इट वाज ड्यूरिंग कोविड के दौरान हम लोग बैठे थे, और डिस्ट्रिक्ट जज कैडर 2020 का रिक्रूटमेंट राजस्थान हाईकोर्ट ने इनिशिएट करवाया। मैंने भी अप्लाई किया उसके लिए। उसके अंदर एक प्रोविजन होता है कि आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे 9 years 7 months कुछ डेज का एक्सपीरियंस दिया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया मैंने, बट मेरा कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि माय मिनिमम एज वाज 31, जबकि हमारे रूल्स के तहत और एडवर्टीजमेंट में ये कंडीशन थी कि मिनिमम एज इज 35। देन एक दिन बैठे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, और कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप सबको पता हो, आर्टिकल 233 आर्टिकल 233 टू 235 टॉक्स अबाउट डिस्ट्रिक्ट जज कैडर, और डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। उसी दौरान क्वालिफिकेशन में आता है कि 7 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। हम जो पहले दिन से हर बार कोर्ट में, क्योंकि मेरा काम सबसे ज्यादा जुरिसडिक्शन का रहा है, तो हमारा पहला आर्गुमेंट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सैक्रोसैंक्ट, यानी हर किसी कानून के सबसे ऊपर आके सर्वोपरि बैठता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ट्रू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इस 233 में कि एन एडवोकेट विद 7 years ऑफ प्रैक्टिस इज एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो मेरे पास में जब 9 years का एक्सपीरियंस है और एक एज बार, ये किस बेसिस पे, व्हाट इज द नेक्सस बिहाइंड 35 में? क्या कोई बल्ब जल जाता है या क्या होता है जो 35 पर आपने हमारा एज पर सेट कर रखा है? तो दिस आई चैलेंज्ड, मैंने हाईकोर्ट में चैलेंज की इसको, नोटिस इश्यू हुए, बट मुझे इंटरिम ऑर्डर डिनाई कर दिया गया। आई वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट, मैंने सीनियर एडवोकेट RN माथुर साहब को के साथ में कोलैबोरेशन करके अपना खुद का केस पुट अप किया था, क्योंकि इट वाज वर्चुअल हियरिंग। तो वर्चुअल हियरिंग के दौरान मैंने आर्ग्यू किया, एंड द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड माय आर्ग्यूमेंट्स, और मुझे इंटरम एग्जाम में बैठने का मौका मिला। आपको उस समय एग्जाम में बैठने की इजाजत मिल गई थी? बिल्कुल साहब, देयर इज एन इंटरम ऑर्डर, यू कैन सी ऑन द डेस्क, जस्टिस शांतना गौड़ and another judge was शायद विक्रमनाथ, I don't remember exactly, I'll definitely share you that thing, but then, और ये बात है 2020 की? yes sir, 2021 इन शॉर्ट 2020 के अंदर आप जब एडीजे के एग्जाम को फाइट कर रहे थे तो आपकी एज थी सिर्फ 31 years, और एज पर रिक्रूटमेंट 35 years का एज रिक्वायरमेंट था एडीजे के वैकेंसी के लिए। तो वहां पे इनके जो आर्ग्यूमेंट रहे
कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 312, 233, 235 इन सबको लिंक टुगेदर करते हैं तो पता चलता है कि भाई इट्स इक्विवेलेंट टू AIGS, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट था सर उस दिन कि आर्टिकल 312 हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करता है। वहां पर आप एक 21 ईयर्स के बंदे को आप एलिजिबल मानते हैं और IAS के एग्जाम के और जुडिशियल सर्विसेज के लिए AIGS के लिए कहा हुआ है ब्रैकेट में है इट्स डिस्ट्रिक्ट जज कैडर, यानी वो तो 21 ईयर्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। एंड आई एट द एज ऑफ 31, 32 also I am not eligible despite having an experience of 9 years, which was wrong and that was accepted of course। मतलब 21 साल में कलेक्टर बन जाओ लेकिन 31 इयर्स के अंदर हम आपको डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनने देंगे। एक तो ये दूसरा, उस समय आपके पास एक्सपीरियंस 21 साल के अंदर, 31 इयर्स के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस 9 साल का, फिर भी आप उसको डीजे कैडर के लिए एलिजिबल नहीं मान रहे। ये बेसिक आर्ग्यूमेंट लेके जो है मैडम सुप्रीम कोर्ट से अपना रिलीफ जो है वो छीन के लेकर आ गए थे। बिल्कुल। और वो जो एस्पेक्ट है आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये वही इंट्रीम ऑर्डर है जो इनके फेवर में रहा था। तो ओवरऑल मैम बात ये कि हमें फाइट तो करना पड़ेगा। आप चाहते तो आप भी 31 में बैठ जाते कि चलो छोड़ो यार, रूल्स है तो क्या ही कर सकते हैं। हम खुद के लिए नहीं फाइट कर सकेंगे तो दुनिया के लिए क्या फाइट करेंगे। देखो ये सेंटेंस छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है। अगर हम खुद के लिए फाइट नहीं करेंगे तो दुनिया के लिए क्या ही करेंगे। तो कहना इससे कि एक एडवोकेट की लाइफ का एक बहुत ही सब्सटेंस पॉइंट है। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। फाइट कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि किसी बहुत सीनियर एडवोकेट ने हमें एक बार बात कही थी कि इस धरती पर और कुछ खत्म हो जाए ना जाए, सच और झूठ की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन सच और झूठ की कहानी खत्म नहीं होनी चाहिए, ना लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए, ना कभी खत्म होगी, ना होगी, कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए एडवोकेसी इज अ प्रोफेशन जो तब भी था, आज भी है, उसका स्वरूप बदलता रहेगा बट वो हमेशा से था, क्योंकि दो चीजों के दो पहलू हमेशा थे, हमेशा हैं और रहेंगे। इट इज किसी ना किसी को तो बैठ के डिसाइड करना ही पड़ेगा हमेशा कि कौन सही है कौन गलत है। मैम आज आपके एडवोकेसी को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। 15 साल एक बहुत लंबा टेन्योर है। इन 15 सालों के अंदर मैं बात करना चाहता हूं आपके किसी ऐसे केस की जहां पर आपको जज से सरेआम डांट पड़ी हो। ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपकी लाइफ का रहा हो जहां पर आप मतलब अपनी ब्रीफ प्रिपेयर करने के लिए बैठे हो, फाइल में कुछ ऐसी चीजें पता चली, आपको लगा हो कि आपके क्लाइंट का केस कुछ और है, आप कुछ और फाइट कर रही हो, ऐसा कोई इंसिडेंट रहा आपकी लाइफ का? सर डांट का कहूँ तो वो तो हम कोर्ट में बहुत खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब इतनी ईमानदारी से डांट तो बहुत खाते हैं। डांट तो हम बहुत खाते हैं, बट देयर इज अ केस जो आज भी एट द बैक ऑफ माइंड मेरे हमेशा चलता है और विच हैड अ वेरी ग्रेव, बहुत ही गहरा इम्पैक्ट रहा उसका, आज भी मेरे स्मृति पटल पर है। एक बार एक बेल आर्ग्यू करनी थी मुझे, 498A का डाउरी का केस था सर। डेथ हो गई लड़की की, सुइसाइड कर, वो इन्वेस्टिगेशन में आ रहा था सुइसाइड। कंप्लेनेंट ने कहा कि नहीं मार दिया है, ये बच्ची ने हमारे से, डाउरी डेथ का केस है। उस संदर्भ में मुझे बेल आर्ग्यू करनी थी मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के, मतलब सास और देवर के बिहाफ पे, क्योंकि हस्बैंड तो आपको जैसे पता है प्राइम सस्पेक्ट था, विद इन 7 years ऑफ मैरिज का उसने सुसाइड किया था, तो वो प्राइम सस्पेक्ट था, उसकी बेल तो डाउरी डेथ के मैटर में सास और देवर की तरफ से मुझे आर्ग्यू करना था। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे जैसे गाइड किया था, आर्ग्यू किया। देयर वाज के टेक्निकल जैसा पॉइंट्स बेल के दौरान हमारा आर्ग्यूमेंट्स होता है कि नो डायरेक्ट डाउरी डिमांड नहीं थी, कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई मारपीट का केस नहीं है, डेड बॉडी पे भी इस तरह के कोई निशान नहीं है। सो इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुइसाइड और आप इस बेसिस पे आपको आर्ग्यू करना है। हम यंग एडवोकेट्स होते हैं तो मेरी एक पर्सनल हमेशा से दिक्कत रही कि मैं फाइल पीछे से पढ़ना शुरू करती हूँ, तो आई रेड ईच एंड एवरीथिंग। और उस दौरान मुझे उसके फादर के स्टेटमेंट्स मिले जो बिल्कुल पुलिस के 161 के बयान के साथ, मजिस्ट्रेट के बयान के साथ बिल्कुल सेम थे। तो देयर वाज नो एम्बिग्विटी इनटू दैट। और उसमें फादर के बयान थे कि मैं, मेरी लड़की के फादर, द विक्टिम, द गर्ल हु डाइड, जिसने सुसाइड की, जिसको क्लेम कर रहे थे, उसके स्टेटमेंट, उसके फादर का स्टेटमेंट था कि मेरी बेटी ने मुझे सुबह 5 बजे फोन किया और कहा कि पापा मेरे देवर ने मेरे थप्पड़ मारा और मुझे बहुत परेशान करे, आप मुझे आके ले जाओ। 7 बजे मैंने बस पकड़ी और 11 बजे मैं 12-1 बजे तक पहुंचा। उससे पहले 11 बजे मुझे फोन आया कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। लड़की के फादर के पास फोन आया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली। एंड सिटिंग इन माई ऑफिस रात के 1:30 बजे, आप भी इनिशियल शादी में होते हो वगैरह, वो चीजें होती है,
आई स्टार्टेड सीइंग मी माई सेल्फ इन दैट गर्ल, एंड मैंने ये सोच लिया दिमाग में कि उससे अगर मरना था तो वो पापा को नहीं बुलाती, अगर उसको सुइसाइड करनी थी तो वो पापा को, वो जीना चाहती थी इसलिए उसने पापा को बुलाया था कि वो अपने फादर को कहा कि आ जाओ मुझे ले जाओ, अगर उसे मरना होता तो वो मेरा कॉल किए मर जाती। एंड दैट, वो मेरे दिमाग में इतना घर घर गई चीज कि सुबह हुई, डाइस पे गए, नंबर आया, गई मैं बेल आर्ग्यू करने, एंड आई फ्रीज्ड। वो मुझे जैसा कह रहे हैं 14 नंबर कोर्ट, मुझे आज भी याद है, सीढ़ियां चढ़ के हमारे यहाँ राइट में होता है कोर्ट नंबर 14 पुराना हाई कोर्ट में, एंड आई फ्रीज्ड। उनका बोलिए वकील साहब, आई एम कंप्लीटली ब्लैंक, एंड 1 वीक प्रिपेयर करके आते नहीं, आप अपना ब्रीफ और कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं वगैरह, डांट खा के हम आ गए। माई सीनियर्स स्कोल्डेड मी अ लॉट, जहां से ब्रीफ आई वगैरह बहुत डांट खाई मैंने। फिर वन ऑफ द सीनियर्स, हमारे एक सीनियर है अशोक उपाध्याय, यहाँ पर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब आप सास का और देवर का केस, बेल का मैटर डील कर, उनको बेल दिलवाना चाह रहे थे, बेल दिलवाना, आपका क्लाइंट वो था। हाँ, आपने वो फाइल वाइल पढ़ी, वहां पर आपने लड़की के फादर की स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने, जो मजिस्ट्रेट के सामने उनको ऑब्जर्व किया, और वहां पे आपका कहना है कि लड़की को अगर मरना ही होता तो फादर को फोन नहीं करती, और कहीं आई कैन से इमोशनली वो आपके माइंड में पॉइंट स्टक हो गया कि यार लड़की के साथ हुआ तो गलत है, और मैं यहाँ पर इस देवर को और सास को जो है बेल दिला रही हूँ, तो इस वजह से आप कोर्ट के सामने कुछ भी नहीं बोल पाए, एंड इवेंचुअली अच्छी खासी डांट पड़ गई। फिर आगे क्या रहा? प्रिसाइसली, बिल्कुल सर, वो एक इमोशनल, गर्ल्स के अंदर एक इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा होता है, बस उसी तरीके से था। और वापस आई, और मैंने सीनियर ने, फिर एक सीनियर हमारे बहुत ही फ्रेंडली है मुझसे, और मेरे पे बहुत आशीर्वाद है उनका, उन्होंने मुझसे बुलाकर पूछा और साइड में ले जाकर पूछा, क्या हो गया, तुमने अच्छे से तैयार करा था? मैं कल यहाँ पर उसके फादर की स्टेटमेंट है, और उन्होंने, एंड द मोमेंट उन्होंने सुना, एंड ही शाउटेड ऑन मी, और कहा कि किसने कहा था तुम्हें ये देखने के लिए? यू वर पेड टू स्टैंड इन द शूज ऑफ दैट मदर इन लॉ। आपको सास और देवर के शूज में खड़े होकर बहस करनी थी। आप वकील हो, जजमेंट करने के लिए एक आदमी को सरकार ने चेयर पे बिठाया था, वो कर रहा था। आपका काम जजमेंट करना नहीं है, आपका काम एडवोकेसी है। आपको वकील हो, वकील बनो, और वकील के आपका पर्सपेक्टिव था कि मदर इन लॉ का क्या इंस्टांस है और ब्रदर इन लॉ का क्या रहा होगा। आप बताओ कि आपके सामने ही अगर आपकी माँ को कोई अनशन बोल रहा हो, कुछ गलत बोल रहा हो, तो एक लड़के के मन में गुस्सा नहीं आएगा, एक थप्पड़ लगा देगा? क्या पता आपको ह्यूमन माइंड में उस समय, यू आर नॉट देयर टू एविडेंस, आप वहां देखने के लिए नहीं थे, कुछ हुआ होगा गलत, उस लड़के ने मार दी, उस लड़की को गुस्सा आ गया, उसने। सुइसाइड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ह्यूमन माइंड इज समथिंग, आप उससे कभी नहीं डेसिफर कर सकते कि क्या हुआ था उस पर ऑफ मोमेंट। क्या पता उसने ये सोचा हो कि पापा आएंगे परेशान होंगे, मैं मर ही जाती हूँ। ये भी तो उस लड़की की एक सोच हो सकती है। आपने एक सोच बना ली, और वो सही, आपकी, यू आर नॉट पेड फॉर दैट। आपको पप्पू देवी की तरफ से, मदर इन लॉ का नाम पप्पू देवी था, पप्पू देवी की तरफ से सोचना था। वो जजमेंट करने के लिए आदमी बिठाया रखा है सरकार ने, आपका काम नहीं है। मतलब कि इमोशनल एस्पेक्ट जो है वो एडवोकेसी में परमिशिबल नहीं है। एग्जैक्टली, ये मैंने उस चीज से सीखा, और वो आज भी है कि जब आप 2 लाइनों में हमारे यंग एडवोकेट्स को एक अपनी लाइफ लेसन के बारे में जरूर बताइए कि ये जो इंसिडेंट, जो गलती आपने नहीं, वो लोग ना करें। एग्जैक्टली, आई वाज रॉन्ग। एडवोकेट और वकील का काम प्रीमेडिटेटेड माइंड से जाना नहीं है। आपको सिर्फ उन्हीं के लिए बहस करनी है जिन्होंने आपके लिए एक इंस्टांस करके आप में अपना फेथ दिखाया है, जो आपके क्लाइंट्स हैं। अपने क्लाइंट के प्रति ईमानदार रहिए। दुनिया में क्या करना है या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके डिसीजन के लिए जज साहब बिठा रखे हैं, जज साहब बिठा रखे हैं। और ये एडवोकेसी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी है, जो हम सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में जिससे वो सीखता है, तो एक लाइफ का द्रोणाचार्य होता है। आपके जीवन के अंदर द्रोणाचार्य कौन रहे, और सीनियर का हम यंग एडवोकेट की लाइफ में क्या रोल रहता है? बहुत ही गहरा रोल होता है हमारे लिए। सीनियर आज भी मेरे लिए, मेरे सीनियर सर्वोपरि है। उनके आने से मैं एक बार फ्रीज हो जाती हूँ। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दैट्स महेंद्र सिंह सिंघवी सर, जो एडवोकेट जनरल रहे हैं पिछले गवर्नमेंट में। अ मैन विथ ग्रेट स्टैचर, लेगेसी लॉयर। उनके फादर साहब थे मकतूर सिंघवी सर, बहुत ही रिनाउंड क्रिमिनल एडवोकेट, बट उन्होंने क्लास अपार्ट रिट जुरिस्डिक्शन में अपने आप के लिए he carved a niche for himself, एक अलग ही मौकाम, एक अलग ही ओहदा। और मेरे लिए तो वो हमेशा he'll be God to me। पहले दिन उनके ऑफिस में गई थी, 3 चीजें उन्होंने बोली। आपके सब व्यूअर्स को ये बात कहना चाहूंगी, 3 एडवाइस फॉर एवरी यंग लॉयर व्हेन दे एंटर इनटू कोर्ट प्रेमाइसेस। गांठ बांध लीजिए अगर एडवोकेट बनना है तो। पहली बात, बी ट्रू टू योर क्लाइंट।
आप अपने क्लाइंट को ऑनेस्ट एडवाइस दीजिए। कोई आदमी आपके पास में पेपर्स लेके आता है, यू आर द फर्स्ट जज ऑफ योर केस। आप पेपर्स देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये केस नहीं बनता है, उसे सच बता दीजिए, भाई तेरा केस नहीं बन रहा है, जा। उसे नाराजगी लगेगी, उसे बुरा लगेगा, वो जाके दूसरा वकील करेगा, पर वो हारेगा। और जब वो हारेगा और तीसरी बार जब कोई उससे पूछेगा कि अच्छा वकील कौन है, तब वो आपका नाम लेगा कि उसने ऑनेस्ट एडवाइस दी थी मुझे। तो यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट। सेकेंडली, अगर आपसे देखा जाए, डोंट वेस्ट योर टाइम इन कोर्ट रूम कॉरिडोर्स। आप बैठते हैं कॉरिडोर्स में, कोई बात कर रहे हैं, किसी के लिए कोई बैग बेचिंग या कोई बात कर रहे हैं, वो ट्रैवल करके उस आदमी तक जाएगी, 10 मिनट्स वेस्टेज। वो कहते हैं इस सब के दौरान आपने 10 मिनट्स वेस्ट किए अपनी एनर्जी, और वो बात उस आदमी तक पहुंचेगी, वो एक ग्रज पालेगा। यूजलेस। गो इनटू कोर्ट रूम्स, बैठो, आपका नंबर नहीं भी आ रहा है तो बैठो और जजेस का व्यू सुनो, जो आपको आगे काम आएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी प्रिपेयर्ड विथ योर ब्रीफ ऑलवेज। ऑलवेज रात को 2 बजे भी अगर आपको उठाकर आपका कोई केस पूछे तो आपको बाय टिप्स होना चाहिए। इनफैक्ट हम हंसते थे कि एडजॉर्नमेंट लेने का टाइम आता था तो सर कहते थे लिखवाना कि भाई वो सामने वाले के बिहाफ पे एडजॉर्नमेंट है, कि एडजॉर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट इफ वी आर द पिटिशनर्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर इफ वी आर द रिस्पोंडेंट्स। तो वो बहुत होता था और हम हंसते थे कि सर क्या ये था, बट देन मेनी टाइम्स वो चीज काम आती थी। जो आर्ग्यू करके कहते थे और दौरान कभी कोर्ट जैसे मैटर टेकअप नहीं हो रहा तो वो जाके कहते थे सर ये देखिए ये हर बार नहीं आते हैं, हमने इतनी बार एडजॉर्नमेंट हुआ केस का, हर बार ये एडजॉर्नमेंट लेके जाते हैं। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूँ, जैसे कि आपने कहा कि ब्रीफ तैयार करके जाओ जी, लेकिन एक यंग एडवोकेट आते सीनियर कई बार हमको मौका देते ही नहीं ब्रीफ को एक्सप्लेन करने का। अब हम तो अपना वो पुलिंदा तैयार करके चले गए, वो सीनियर कह रहे हैं कि सीनियर से पहली बात हिम्मत भी नहीं होती कि सर मैं ब्रीफ तैयार करके लाया, मैं आर्ग्यू करूंगा, तो वो तो अलाउ करते नहीं थे। तो वो थोड़ा सा एक तो ये पॉइंट उस समय तो उसको अपन कैसे जस्टिफाई करेंगे, मतलब मेहनत करके भी आए लेकिन उस मेहनत का यूटिलाइजेशन होगा नहीं वहां पे। नहीं 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 नहीं, ये मेहनत कब काम आती है आपको खुद नहीं पता। हमारा भी एक रिसेंट एक परिचर्चा का कार्यक्रम हुआ था, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान ने फीमेल एडवोकेट्स को 26 जनवरी के उपलक्ष्य में एक परिचर्चा कार्यक्रम रखा था और फीमेल एडवोकेट्स को सबको एक पोडियम दिया था बात करने के लिए। इट वाज अ वेरी नाइस प्रोग्राम। उस दौरान जस्टिस कुलदीप माथुर उन्होंने एक बात हम सबको कही और वो इट इज वेरी ट्रू एंड वेरी एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी एडवोकेट। आपके सब व्यूवर्स को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जो यंग एडवोकेट्स स्पेशली। ही सेड कि आपको हमेशा अपनी ब्रीफ तैयार रखनी चाहिए, ब्रीफ तैयार करके रखिए, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा मौका आएगा कि आपके सीनियर का सर दुख रहा होगा और आप डाइस पे जाओगे और जज साहब कहेंगे कि नहीं मैं तो एडजॉर्नमेंट या पास ओवर नहीं दूंगा, आर्ग्यू करो। उस दिन वो नोट्स काम आएंगे और उस दिन वो बॉल होगी। अगर उस दिन वो बॉल मिस कर दी आपने तो यू मिस द अपॉर्चुनिटी। ये वैसे ऐसी बॉल्स हमने यूट्यूब की क्लिप्स में देखी है कई बार, जहां पर जज साहब कहते हैं कि भाई तुम तो तैयार करके आए हो ना, तो सुना वो कहते हैं सर पास ओवर काइंडली पास ओवर, नहीं पास ओवर नहीं दूंगा, बोलो अभी मौका है तुम्हारे पास में। तो ये डेफिनेटली है जो वहां पर होता है। दैट इज शाइनिंग मोमेंट सर। उस पल पे अगर आप प्रिपेयर्ड है और आप जब ऑर्डर्स ले आते हैं, देन आप अपने क्लाइंट की आंखों में, सीनियर्स की आंखों में जो इज्जत पाते हैं, दैट्स कमेंडेबल। अब आखिरी मोमेंटम मैं इस सेशन के अंदर आपसे जानना चाहता हूँ, 15 साल के अंदर आपने, मुझे ऐसा लगता है बहुत बहुत एक एक्सपीरियंस है जो गेन किया चीज को लेकर। आप जुडिशियल एस्पिरेंट भी रहे, एवरीथिंग वाज देयर। आपने सामान्य लोगों की प्रॉब्लम्स को भी समझा, गर्ल्स टॉयलेट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सो ऑन सो वगैरह। साथ ही साथ में एडीजी के लिए एक फाइट लड़ी कि 20 या 31 की गर्ल्स को या बॉय को क्यों नहीं अलाउ कर सकते जब उसके पास एक्सपीरियंस है उस चीज को लेकर। मतलब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ का आगे का विजन क्या है, आगे के लिए आपने मतलब क्या प्लान किया है, मतलब खासकर जैसे कुछ यंग एडवोकेट्स के लिए भी आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि व्हाट्स योर विजन इन योर माइंड। मेरा विजन बहुत ही क्लियर है, चाहे बचपन हो या आज भी हो। इस अराउंड 39-40 इयर्स की एज में हूँ, आज भी मेरे लिए आगे 10 साल का विजन बहुत क्लियर है। और एक सबसे पहला विजन हमेशा से वो रहेगा, वॉज क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर कमिंग जनरेशंस एंड स्पेशली फीमेल एडवोकेट्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करना। बड़ी कॉमिक सी बात थी कि जब मेरे फादर ने मुझे शादी के लिए पूछा तो मेरे दिमाग में कोर्ट पहुंचने के लिए एक बहुत अजीब सा रास्ता था कि शादी, कि वो पकड़ के शादी कर, क्यों मुझे कोर्ट पहुंचना था। अब इस जनरेशन में कोई ऐसी लड़की ना हो जिसे कोई अलग तरीके का मेथड चूज करना पड़े कोर्ट पहुंचने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। इतना अच्छा एनवायरनमेंट हम उनके लिए क्रिएट करें जुडिशियरी में, स्पेशली फॉर
फीमेल एडवोकेट्स कि वो खुले दिल से कोर्ट आ सके, उतना ही सेफ्टी फील कर सके और उतना ही प्रोत्साहन उन्हें मिले कि वो आए और अपने सपने या लोग जो भी उनके मन में है एज एन एडवोकेट, वो जिस किसी फील्ड में, इररेस्पेक्टिव वो हाई कोर्ट आना चाहती है, ट्रायल कोर्ट आना चाहती है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है, रैट राजस्थान सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एन नंबर ऑफ लिटिगेशन है सर, इतना काम है करने को। वो लड़कियां अगर आए तो उन्हें एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, एक खुला मैदान मिले जहां पे वो ये एक सांस ले सके। डेफिनेटली आपका विजन है। और साथ ही साथ जो हमारे जो यंग एक एडवोकेट की बात करें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कुछ लाइब्रेरी फैसिलिटी या ऐसे कुछ चीज, दैट इज ऑफ कोर्स, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स इन माय लाइफ। मेरा हमेशा से है कि एक ग्रुप या एक जरूर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां पे सारे यंग एडवोकेट्स को मौका मिले कि वो आके या तो अपना बायोडेटा या किसी तरीके की कोई चीज रखें, और जब वो एक ग्रुप हो या एक कम्युनिटी हो, जब सीनियर्स को जूनियर्स सेलेक्ट करने का या चाहिए हो या किसी केस के लिए स्पेसिफिकली चाहिए हो तो वो आके सेलेक्ट कर सके, उन्हें आकर मिल सके। एक सीनियर और जूनियर्स के मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैम कहते हैं कि हर चीज को अचीव करने के लिए कुछ अथॉरिटी अपने पास भी होनी चाहिए। तो अब एक सिंपल एडवोकेट की कैपेसिटी के अंदर तो शायद अपन अपनी एडवोकेट कम्युनिटी को उतना सर्व नहीं कर पाए, तो आपने अपने विजन के अंदर कुछ ऐसा भी प्लान कर रखा है कि उस चीज को हासिल करके, उस चीज को अचीव करके फिर उस चीज को और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए? सर कोशिश जारी है। मैं मेरी तरफ से एडवोकेट कम्युनिटी के लिए जितना अच्छे से करना चाहूँ उसके लिए मेरा माइंडसेट भी है। इनफैक्ट हमारे काउंसिल के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी मैं अपीयर हो रही हूँ। बट मुद्दा ये हमेशा रहेगा सर, इलेक्शंस और नो इलेक्शंस, वर्षा बिस्सा और उनका ऑफिस हमेशा इसीलिए समर्पित रहेगा कि यंग हो या सीनियर हो, एडवोकेट्स शुड हैव अ सेफ एनवायरनमेंट सबके लिए, कि हम एक कम्युनिटी में एक साथ मिल के हार्मनी से रह सके, जहां किसी भी जूनियर को दिक्कत ना हो, ना किसी सीनियर को। मतलब सेफ एंड लर्निंग। आज के टाइम में एआईबी एग्जाम होते हैं, अब एआईबी के एग्जाम आजकल टफ होते चले गए, तो अगर हमारी एडवोकेट एसोसिएशन या हमारा जो बार काउंसिल है वो हमारे लिए एआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रिपरेशन करवाए या जुडिशरी की कुछ जानकारी टिप्स के लिए उस अवेलेबिलिटी को फैसिलिटी के लिए जनरेट करें, तो वो एक लर्निंग, क्या वो भी आपकी विजन का पार्ट है यहाँ पे कहीं कहीं? रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। गिवन अ चांस रहेगा कि हम क्लासेस दें। इनफैक्ट जो लॉयर्स हैं एआईबी के बाद भी कई बार ऐसा मुद्दा होता है, क्योंकि सर हमें भी पता है डिग्री करने का जो हमने पढ़ा होता है और जो हमें रियल लाइफ एडवोकेट्स को यूज करना पड़ता है वो बहुत डिफरेंस होता है उसके अंदर। तो हम उन्हें अच्छे कोर्ट रूम्स, और मुझे जैसा पता चला आप भी कोई जल्द से जल्द सीरीज शुरू करने वाले हैं, दैट इज एक्चुअली कैसे वन ऑन वन डील करना होता है क्लाइंट से, वो हमें सिखाना होगा। हमारी कम्युनिटीज को सिखाना होगा, हमारे आने वाली जनरेशन को सिखाना होगा कि कैसे एट एन इंस्टांस, आज एक यंग लॉयर है, एकदम उसके घर पे अगर क्लाइंट आता है तो कैसे डील करे, वो कोई समझाने नहीं आएगा वो। बट थैंक्स टू यू एंड थैंक्स कि आज हमारे पास में इतने माध्यम है कि हम उन बच्चों को गाइड कर सके कि कैसे पहले दिन डील करना है, वो आपको सीखने का मौका मिले। मैं कंक्लूड यहाँ पे करना चाहूंगा कि एडवोकेट वर्षा बिस्सा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अंदर मेंबर बन के इस चीज को और बेहतर तरीके से करना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी लाइफ का ये भी विजन प्लान कर रखा है कि अगर किसी के अंदर वो चीज नहीं भी होती तो वो अपने प्रयासों को कभी नहीं रोकेंगे। Exactly. तो इसी विजन के साथ में लिंकिंग लॉ की तरफ से विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। वी आर रियली फॉर्चुनेट पर्संस कि हमें देखो 15 सालों का अनुभव हम एक साथ तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन उस घड़े में से कुछ बूंदे आज हम लोगों ने जरूर ऑब्जर्व की है जो हमारे लिए लाइफ के अंदर एक अमृत का काम है जो कर सकती है। मैम थैंक यू सो मच एंड अगेन आई वुड लाइक कि हम इसका एक और पार्ट 2 भी जनरेट करें। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैम की कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट है, जो करती है। एंड आई प्रॉमिस यू अगेन कि मैं यहाँ पर एक और सेशन मैम के साथ जरूर करूंगा। मैम इस बार एफर्ट कर रहे हैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की मेंबरशिप के माध्यम से, ताकि चीज को और अच्छे सर्व कर पाए। जैसा इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स के लिए किया, जिसके बारे में इनको कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लेकिन जिसके लिए इनको ₹1 भी नहीं मिला, बट इवन दो से फाइट फॉर इट। एडीजी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर या मैरिड वुमन के सुसाइड केस को लेकर, अपने एडवोकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, अपने सीनियर के प्रति जो रेस्पेक्ट उन्होंने रखा है, तो इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं कि जानते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच वर्षा जी। 2020 में जब आप एडीजी की प्रिपरेशन कर रहे थे
तो उस समय हो सकता है कि आप उन लेक्चर्स को सिर्फ अटेंड नहीं कर रहे थे, बट आज मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि सिर्फ अटेंड नहीं, आप उन चीजों को अप्लाई भी कर रहे थे। बिल्कुल सर, थैंक यू। मैंने उस दौरान आपके सारे सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस लिए थे एंड दे वर वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल थिंग्स फॉर मी। एक मार्क्स से रह गई थी सर, बाकी आई वाज देयर एंड आई क्लियर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक मार्क्स से रह गए थे, वरना इनका अपॉइंटमेंट आज हमको नहीं मिलता क्योंकि सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज को हम यहाँ पे इनवाइट नहीं कर पाएंगे। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैम आपके लिए ईश्वर ने कुछ और प्लानिंग कर रखी थी, वरना जो इतने सारे आपने ये सेगमेंट है जो बताए, अभी बहुत सारी बातें जो है आपके साथ डिस्कस करनी है वो अधूरी रह जाती। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड इट वाज अ प्लेजर। इस वीडियो सेशन को अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट जरूर करना, क्योंकि कौटिल्य चाणक्य ने कहा था कि बाकी सब कुछ तो अपन लर्न कर लेंगे, लेकिन दूसरों के अनुभव से, दूसरों के अचीवमेंट से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज अगर खुद पे अप्लाई करते जाएंगे तो जीवन जो है वो छोटा पड़ जाएगा। थैंक यू सो मच।